जम्मू कश्मीर से 370 हटाए जाने के विरोध में जो 23 याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट के सामने प्रस्तुत की गई थी, उन पर सुनवाई पूरी हो चुकी है। फैसला सुरक्षित रख लिया गया है, लेकिन इस सुनवाई के दौरान कई ऐसी घटनाएं घटी हैं जिन पर चर्चा करना जरूरी है। और 4 सितंबर को जो कुछ हुआ अदालत में, उसने तो जो सुप्रीम कोर्ट की और चीफ जस्टिस की लगातार आलोचना करते आ रहे हैं, एक तरीके से उन लोगों का भी दिल जीत लिया चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने, और जो उनके सहयोगी इस पूरे मामले की सुनवाई कर रहे हैं। इसलिए क्योंकि एक ऐसे मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने और सीजेआई ने स्टैंड ले लिया जो देश की और संविधान की जो और जन भावनाएं भी जिस तरह की हैं, उसकी कहीं ना कहीं अवहेलना हुई थी 2018 में। और जो याचिकाएं हैं उनमें एक प्रमुख याचिका जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के अकबर अहमद लोन थे उनकी थी, और उनकी वकालत कर रहे थे कपिल सिब्बल। जो एसजी हैं उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि ये अकबर अहमद लोन, पहले तो जरा इनसे ये पूछ लिया जाए कि भारतीय संविधान में इनकी आस्था है भी या नहीं, क्योंकि 2018 में जब ये एमएलए थे तो तब इन्होंने जम्मू कश्मीर असेंबली में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए थे। और इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने बहुत कड़ा रुख अख्तियार कर लिया। पहले तो कपिल सिब्बल से ही जवाब तलबियां हुई, उसके बाद नौबत ये आ गई कि कपिल सिब्बल ने कहा कि अगर उन्होंने ऐसा कुछ किया था तो फिर मैं उनकी ओर से वकालत नहीं करूंगा, मैं हट जाऊंगा इस केस से। और सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा रुख अख्तियार करते हुए उनसे हलफनामा पेश करने को कहा, माफी मांगने को कहा, संविधान में उनकी आस्था है ये प्रतिबद्धता जताने को कहा। कई बिंदु हैं, इन पर भी चर्चा करेंगे। इसके अलावा एक दो और बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, उन पर भी चर्चा करेंगे। और सीधे जुड़ते हैं जाने माने सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक मामलों के विशेषज्ञ एडवोकेट विजय सरदाना साहब से। विजय जी, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार सर। विजय जी, फैसला सुरक्षित रख लिया गया है, लंबी सुनवाई हुई है, दोनों पक्षों ने अपनी अपनी दलीलें रखी हैं। कुल मिलाकर कहें तो जो नजरिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का था उससे बहुत हद तक सुप्रीम कोर्ट की 5 सदस्यीय संविधान पीठ कई अवसरों पर सहमत दिखाई दी है। और जो इन 23 याचिकाओं की पैरवी कर रहे थे उन वकीलों से कड़े सवाल पूछती हुई भी दिखाई दी है। तो सबसे पहले तो मैं ओवरऑल आपसे ये जानना चाहूंगा, ठीक है फैसला सुरक्षित हो गया है, हो सकता है सितंबर के आखिर में, हो सकता है अक्टूबर में किसी समय फैसला आ जाए, आपको क्या लगता है क्या रहने वाला है? ओंकार जी, सबसे पहले आपको और सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। बहुत स्वागत, बहुत स्वागत। सर देखिए, मैं पहले दिन से 2-3 बातें कह रहा हूं। सबसे पहला, अगर मैं पॉइंट बाय पॉइंट जाऊं, आर्टिकल 370 पहले दिन से कंट्रोवर्शियल है। इवन संविधान पीठ में भी, संविधान सभा में भी जब इस पे चर्चा हो रही थी तब उसमें एक मत नहीं था। और उस समय भी लोगों को यह संदेह था कि शायद नेहरू अपने दोस्त, जिसको शेख अब्दुल्ला की जो हम बात कर रहे हैं, फारूक अब्दुल्ला साहब के फादर, उनको कहीं ना कहीं प्लीज करने के लिए एक 370 धारा का प्रावधान कर रहे हैं। क्योंकि इस तरह की धारा और किसी भी प्रिंसली स्टेट के साथ किसी भी तरह का कोई समझौता भारत सरकार ने उस समय, पटेल साहब जो होम मिनिस्टर थे, उन्होंने नहीं किया था।
ये एक्सक्लूसिव बेनिफिट सिर्फ जेएंडके को क्यों दिया गया? उस स्थिति में जब जेएंडके को भारत की सबसे ज्यादा जरूरत थी, उन पे कबायलियों का हमला था और वो पाकिस्तान में शामिल नहीं होना चाहते थे, उस समय जो आपके आगे हाथ जोड़ के खड़ा है, आप उसकी शर्त मान रहे हो। तो बड़ा विचित्र स्थिति रही है कश्मीर के मामले में कांग्रेस की, नेहरू और उसके बाद अप टू इंदिरा गांधी 1972 तक। कहने का मतलब ये है कि हमने जहां जहां पे भी एक बार्गेनिंग आसानी से हो सकती थी कि ठीक है हम आपकी हेल्प करेंगे, आप साइन कर लीजिए और टर्म्स एंड कंडीशंस वो होंगे जो हम कहेंगे, उसकी जगह जो इंसान आपसे सहायता मांग रहा है उसी की टर्म्स एंड कंडीशंस पे आप कागज साइन कर रहे हैं। मतलब दुनिया में इससे बड़ा इलॉजिकल जस्टिफिकेशन और आर्ग्यूमेंट कहीं नहीं है जो हमने 370 के समय और इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के समय देखा। तो पहले दिन से ही ये इलॉजिकल था, कहीं कोई जस्टिफिकेशन नहीं था, लेकिन क्योंकि परिस्थितियां ऐसी थी, लोगों को लगा होगा कि शायद इतिहास इनको माफ कर देगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। और आज वो चीजें खुल के कोर्ट में सामने आ रही हैं, जनता के बीच में आ रही हैं। तो पहले दिन से ही कंट्रोवर्शियल था। अगर हम संविधान की भाषा देखें तो उसमें बहुत क्लियर लिखा है आर्टिकल 370 में, खासकर उसका जो सबसेक्शन 3 है, कि प्रेसिडेंट कैन एब्रोगेट दिस आर्टिकल विद ऑर्डर। सिर्फ उसमें यह कहा गया है कि रिकमेंडेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। रिकमेंडेशन का मतलब होता है कोई मैंडेटरी नहीं है। इसका मतलब जब आपकी कोई मैंडेटरी नहीं है, मैं रिकमेंडेशन लूंगा, आप कहोगे कि हाँ कर दो, कोई जरूरी नहीं है करें। आप कहेंगे जी नहीं करना है, कोई जरूरी है कि हम आपकी सुने, हम करेंगे। तो कहने का मतलब यहां पे यह आ जाता है सर कि कहीं ना कहीं हमने इस पूरे प्रोसेस को समझा नहीं। और एक, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि उन जो पहले 370 धारा लाई गई थी वो किसी तरह से इस पूरे खेल के अंदर एक, जिसे मैं ये कह सकता हूं कि पॉलिटिकल फ्रॉड किया गया था इस देश के साथ। आई एम यूजिंग डेलिबरेटली अ वेरी स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज, पॉलिटिकल फ्रॉड विद इंडिया। जो उस समय वहां के हिंदुस्तान की तरफ से जो नेता जो भी खेल खेल रहे थे, उनमें कुछ ऐसे थे जिनका आस्था कहीं और थी। तो ये बात हमें समझनी होगी। अब इशू घूम फिर के ये आता है कि जब 1956 के अंदर 54 में जब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनी जेएंडके में, और जब उन्होंने 56 में जेएंडके का संविधान दिया, उस संविधान सभा ने जिसने जेएंडके का संविधान दिया उसको 370 पे अगर आप दोबारा उसमें देखें तो ये बहुत क्लियर कहा गया था कि उसकी रिकमेंडेशंस देनी होंगी। लेकिन उन्होंने दोबारा फ्रॉड ये किया कि उनको पता था, क्योंकि हमारा संविधान कब आया था सर? 1950 में। ये कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो थी जेएंडके की, वो कब बैठी थी? 54 में, 56 में उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बना के दिया था। तो उनको पूरी तरह से पता था कि क्या लिखा हुआ है, उनको किस बातों में ध्यान देना है, किन बातों का जवाब देना है, उन्होंने नहीं दिया। एक डिफेक्टिव, इनह्यूमन जेएंडके का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। मैं बोल रहा हूं इनह्यूमन, उसका मैं जस्टिफिकेशन दूंगा क्यों मैं इसको इनह्यूमन कॉन्स्टिट्यूशन बोलता हूं। इनह्यूमन कॉन्स्टिट्यूशन बनाया और अपनी जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी उसको डिसॉल्व कर दिया। और जो उनको कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन था आर्टिकल 370 में, उस पर खामोश रहे। ये दूसरा फ्रॉड किया और वो आज तक चलता रहा। और जब मोदी सरकार ने उसको हटाया तो सब ये कह रहे हैं कि साहब उस फ्रॉड को आपने हटाया क्यों? मतलब वो फ्रॉड को एग्जिस्ट करने दीजिए, क्योंकि जिन्होंने फ्रॉड किया वो आपके साथ नहीं थे। और उन्होंने फ्रॉड इसलिए किया कि वहां जो सत्तारूढ़ लोग थे, जो परिवार थे, उनकी राजशाही चलती रहे, इसीलिए वो फ्रॉड किया गया था। जनता के हित में नहीं था, ये ध्यान रखिएगा सर। क्योंकि जेएंडके जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इनह्यूमन कॉन्स्टिट्यूशन है। मैं दोबारा इस बात को कह रहा हूं, वो जनता के हित में नहीं था, वो सिर्फ वहां के सदर रियासत के हित में था। तो वो बरकरार रहे जिससे सदर रियासत की कुर्सी बची रहे और उनके आसपास का जो, जिसे हम कहते हैं कि कोर्ट है, उसको बचा के रखा जाए। ये पूरा संविधान उन्हीं के लिए था। और आज जब उसको हटा के मेन कॉन्स्टिट्यूशन के साथ मर्ज कर दिया गया है तो सबको ऐतराज है। तो इशू टेक्निकली ये था कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली नहीं है
तो रिकमेंडेशन कौन देगा? पहली बात तो रिकमेंडेशन है, मैंडेटरी नहीं है। अगर हम मान लीजिए रिकमेंडेशन की फॉर्मेलिटी की बात भी करते हैं, गलत या सही, रिकमेंडेशन कौन देगा? सिर्फ मुद्दा इतना सा था, टेक्निकल मुद्दा, और इसके ऊपर पूरी कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बैठी इस एक लाइन को डिफाइन करने के लिए कि अब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली तो है नहीं, रिकमेंडेशन देने वाला कोई है नहीं, और जब रिकमेंडेशन नहीं आई है तो फिर आपने 370 कैसे हटा दिया? इसका मतलब ये है कि ये गलत हुआ है। अब सवाल ये है कि अगले 200 साल तक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली नहीं आएगी, और ये पूरा का पूरा प्रावधान टेम्परेरी उसमें था, प्रोविजनिंग में, और इसके कारण कश्मीरी पंडितों के ऊपर अत्याचार हुए, नरसंहार हुआ। अगर ये 370 नहीं होता तो वो नहीं होता। माइग्रेंट वर्कर्स के ऊपर अत्याचार हुए, उनका नरसंहार हुआ। अगर 370 नहीं होता तो वो भी नहीं होता। तो इस इनह्यूमन एक्टिविटीज को रोकने के लिए अगर 370 को खत्म कर दिया गया, तो सिर्फ इसमें एक लीगल पॉइंट ये बनता है कि क्या ये प्रोसेस सही था या गलत था, बस इतना सा पॉइंट था। मेरा ये मानना है कि 370 को हटाने के लिए अगर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को जब ये पता था कि उनको इस सवाल का जवाब देना है, और उन्होंने जानबूझ के भारत के संविधान के साथ, जनतंत्र के साथ धोखाधड़ी करी, अपनी जिम्मेवारी पूरी नहीं करी और कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को डिसॉल्व कर दिया, तो मुझे नहीं लगता कि इस समय भारत सरकार को या सुप्रीम कोर्ट को उनके साथ कोई हमदर्दी दिखाने की जरूरत है, क्योंकि फ्रॉड उन्होंने किया है और टेम्परेरी प्रोविजन था, उसको रेक्टिफिकेशन करने का काम मोदी सरकार ने किया है। तो मुझे लगता है कि आज की परिस्थितियों में अगर आप उसको री इंटरप्रेट करेंगे तो मुझे लगता है कि इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। हाँ, दुनिया भर के टेक्निकल पॉइंट उठाए गए हैं, लेकिन मुझे उनके पीछे कोई आर्ग्यूमेंट में दम नहीं दिखता। तो ये मेरा असेसमेंट है एज ऑफ नाउ। अब देखते हैं जब डिटेल जजमेंट आता है सुप्रीम कोर्ट किन बातों को कैसे एक्सप्लेन करता है। विजय जी, 2014 से पहले वहां पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान के झंडे लहराना, आतंकवादियों, अलगाववादियों को वित्त पोषित करना, उनको शरण देना, ये सब जैसे एक आम बात हो गई थी। आम बात जो कोई ना ऑब्जेक्शन करता था, ना इनके खिलाफ कोर्ट में जाता था, ना इनकी नकेल कसने के लिए सरकारें, राज्य सरकार की तो छोड़ दीजिए, वहां तो जिस तरह की सरकारें बनती थी, जिस तरह के मुख्यमंत्री बनते रहे, जिस तरह के मंत्री बनते रहे, उससे तो आप अपेक्षा कर ही नहीं सकते। लेकिन जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी वो भी खामोशी अख्तियार किए रहती थी, कुछ नहीं करती थी। ये जो परिवर्तन हुए हैं 5 अगस्त 2019 के बाद हुए। मोदी जी ने भी पहली सरकार में छेड़ा नहीं किसी को, लेकिन अंकुश जरूर लगाना शुरू कर दिया था। और जो 2018 की घटना का उल्लेख तुषार मेहता साहब ने किया, वो ये शो करता है, वो पूरा प्रकरण, कि असेंबली तक में पाकिस्तान जिंदाबाद की नारेबाजी की जाती थी। तो जो सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है, मैं इस पर आपकी टिप्पणी चाहूंगा कि आज की तारीख में क्या सुप्रीम कोर्ट के इस कड़े रुख से ये संदेश गया है कि आप पाकिस्तान के पक्ष में नारेबाजी नहीं कर सकते, आप आतंकवादियों का समर्थन नहीं कर सकते, वो दिन अब लद चुके हैं। आपने अगर भारत के संविधान के अकॉर्डिंग शपथ ग्रहण की है, चाहे विधायक हो, चाहे मंत्री हो, चाहे सांसद हो या सेंटर में मंत्री हो, आप उसके विरुद्ध आचरण नहीं कर सकते। एक कड़ा संदेश देने में सफल रहा सुप्रीम कोर्ट। सर, सुप्रीम कोर्ट के लिए मजबूरी एक मुझे लग रहा है, जिस बात को लेकर चीफ जस्टिस भी शायद गुस्से में होंगे, कि ये सारी बातें 15वें दिन क्यों हो रही हैं, ये पहले दिन क्यों नहीं हुई। जब ये तुषार मेहता साहब ने कहा कि साहब इस आदमी ने तो विधानसभा में खड़े होकर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए हैं, तो ये बात तो सिर्फ पहले दिन ही आ जानी चाहिए थी। तो पूरी की पूरी 15 दिन जो सुनवाई हुई है उसका रुख बदल जाता।
एफिडेविट लेने के बाद ही सुनवाई करनी चाहिए थी, लेकिन आखिरी दिन हम एफिडेविट की बात कर रहे हैं। तो इसका मतलब यह है कि या तो कपिल सिब्बल साहब ने अपने मुवक्किल की पूरी तरह से ढंग से उसका होमवर्क नहीं किया, इतने एक्साइटेड थे मोदी के खिलाफ खड़े होने के लिए कि उन्होंने तथ्यों को जानने पहचानने की भी कोशिश नहीं करी कि भाई आदमी क्या है, इसके पीछे तथ्य क्या है। और इतनी बड़ी घटना कि विधानसभा के अंदर हंगामा हो गया, उन्होंने कभी किसी से कंसल्ट भी नहीं किया, किसी से पूछा भी नहीं। तो ये बात हमें समझनी होगी। और ऐसा नहीं मैं मान सकता कि कपिल सिब्बल जो खुद एक पॉलिटिशियन है और सत्ता में रहे हैं और इस तरह की विधानसभा में घटना हुई हो, ये निश्चित रूप से हेडलाइन बनी होगी उन दिनों, और कपिल सिब्बल साहब को याद नहीं हो, बीइंग ए लॉयर जिसका काम पुरानी घटनाओं को याद रखना ही होता है। तो कहीं ना कहीं या तो ये जानबूझ के कपिल सिब्बल साहब ने इग्नोरेंस दिखाई या जानबूझ के छुपाने की कोशिश करी। और जब चीफ जस्टिस ने ये कहा कि आप ये एफिडेविट लेके आइए अनकंडीशनल सपोर्ट फॉर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तब हम आगे की बात करेंगे। तो मुझे लगता है कि शायद कहीं ना कहीं ये बात पहले दिन होनी चाहिए थी। और ये मतलब 15वें दिन या 16वें दिन अगर हम इस बात को कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं बड़ा फ्रस्ट्रेटिंग और अजीब सी स्थिति हो जाती है कि हम एक देशद्रोही की और याचिका सुन रहे हैं जो देश के खिलाफ संविधान में हमेशा संविधान के खिलाफ बोलता रहा, देश के खिलाफ बोलता रहा, और आज हम उसी को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में खड़े। तो मतलब ये बड़ा विचित्र स्थिति है। और इसमें कपिल सिब्बल साहब को ये देना चाहिए अंडरटेकिंग कि क्या कारण था कि उन्होंने अपने क्लाइंट का ड्यू डिलिजेंस क्यों नहीं किया जबकि मैटर इतना सेंसिटिव था। क्या ये उनका ओवरसाइट था, इग्नोरेंस था, या कुछ और इंटेंशन था? या तो एक्सेप्ट करे कपिल सिब्बल साहब। खैर वो एक अलग बात है, वो चीजें आने वाले दिनों में जब फैसला आएगा तो कई बातें और चीजें निकल के आएंगी। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है सर, जैसा आपने कहा कि ये इस तरह के जब पाकिस्तान समर्थक नारे लगते रहे और कोई स्टैंड लिया नहीं गया पुरानी सरकारों के द्वारा, तो सर दुख की बात तो देखिए ये एक नहीं, जैसा मैंने कहा कि 47 के बाद से लेकर 72 तक के तो हमारे पास क्लियर एविडेंसेस है। मेरे पास शिमला एग्रीमेंट की कॉपी है, ठीक है सर। मैं शिमला एग्रीमेंट की एक लाइन पढ़ के सुना देता हूं। In order to initiate the process of establishment of durable peace, both the governments agree that Indian and Pakistan forces shall withdraw to their sides of international border. Jammu and Kashmir line of control resulting from the ceasefire of 1971 shall be respected by both sides without prejudice to recognize position of either side. अब मुझे ये बताइए सर, 71 में आपके पास 95,000 उनके फौजी थे, आप जो चाहे उनसे लिखवा सकते थे। आप कहते 47 की कंडीशन में पहले जाइए, आप कश्मीर पूरा खाली करिए और दफा होइए यहां से। उस समय जब आप जीते हुए थे, आपने जो पूरा युद्ध के मैदान में जीता, आपने कॉन्फ्रेंस टेबल पे गिव अप कर दिया। यही मैच्योरिटी थी उससे की लीडरशिप की। मतलब इससे बड़ा दुर्भाग्य इस देश का क्या हो सकता है कि इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो ने 2 जुलाई 1972 को जो एक कागज साइन किया शिमला में, पूरी हिंदुस्तान की मेहनत, पूरी क्षमता, पूरी फौज की कामयाबी को इन्होंने बर्बाद कर छोड़ा अपनी राजनीति के लिए। तो 47 में गलती करी, 72 में गलती करी। और अगर आज आप कश्मीर में जाते हैं, जब आतंकवाद 83-84 में मैं J&K में जाता था ट्रैकिंग करने के लिए, जब मैं मतलब कि सेकेंडरी स्कूल में था, क्या खूबसूरत नजारे थे पहलगाम, चंदनवाड़ी, उस एरिया में। मैं 83-84 की बात कर रहा हूं क्योंकि मैं विटनेस था, वहां ट्रेवल करता था मैं ट्रैकिंग के लिए। लेकिन 87-89 आते आते वहां पे आतंकवाद फैल गया। आज आप आम कश्मीरी से जाके पूछो तो उसके पीछे फारूक अब्दुल्ला और राजीव गांधी की चाल थी, क्योंकि उस समय इलेक्शन को रिग किया गया था ताकि फारूक अब्दुल्ला को कुर्सी मिल जाए। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये आज कश्मीर की आम जनता बोलती है। सलाउद्दीन इलेक्शन जीता था, जब सलाउद्दीन इलेक्शन जीता था उसको हराया गया और वो पाकिस्तान जाके बैठ गया और उन्होंने वहां पे जाके आतंकवादी संगठन खड़ा कर लिया। इसके पीछे जिम्मेवार कौन है? इसका इन्वेस्टिगेशन नहीं होना चाहिए? तो कहने का मतलब है सर कि देखिए तारीखें बदलती, आप टाल सकते हो, छुपा सकते हो, दबा सकते हो, लेकिन
क्या होता है ना, फैक्ट्स यू कैन चूज टू इग्नोर बट फैक्ट्स रिमेन। तो ये तो पुरानी सरकारें तो सिर्फ अपने राजनीतिक शॉर्ट टर्म सत्ता में किस तरह से रहे और हमारे दोस्त सत्ता में किस तरह से रहे, इन्होंने तो पूरा खेल वही किया। चाहे कहीं पे प्रेसिडेंट रूल लगाना हो या जेएंडके में जिस तरह का खेल हुआ, धारा 370 को बचाए रखना, ये सारे खेल इन्होंने अपनी राजनीति और अपने राजनीतिक मित्रों के लिए किए हैं। देश का इनसे कोई लेना देना नहीं था। आज क्योंकि सबकी कुर्सियां जा रही हैं तो ये इकट्ठे हो रहे हैं कि किसी तरह से डूबते को तिनके का सहारा, कहीं ना कहीं हम सुप्रीम कोर्ट की मदद से एक बार फिर प्रयास करते हैं कि हम अपनी सत्ताएं बचा लें। इनका और कोई देशभक्ति या ईमानदारी का कहीं कुछ नहीं है। मेरे को एक चीज बता दें कपिल सिब्बल साहब की, क्या जेएंडके में का जो संविधान है क्या आप उससे सहमत हैं? आप तो वकील हैं। जितने वकील 370 को हटाने के खिलाफ खड़े हुए हैं सुप्रीम कोर्ट में, सारे बहुत सीनियर रेस्पेक्टेड एडवोकेट्स हैं। मुझे ये बता दें क्या वो जेएंडके का जो संविधान है, जेएंडके का कॉन्स्टिट्यूशन 1956 का, क्या ये उनसे सहमत है? बस एक लाइन का जवाब दे दे, सब कुछ सामने आ जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के एक सवाल पर एसजी तुषार मेहता ने कुछ जानकारियां साझा की थी। उन्होंने कहा था कि साहब 2018 से 2023 की अगर तुलना करें तो आतंकवादी घटनाओं में 45% की कमी आई है, घुसपैठ में 90% की कमी आई है, पथराव जैसे कानून और व्यवस्था के मुद्दों में 97% की कमी आई है, सुरक्षा कर्मी के हताहत होने में 65% की कमी आई है। 2018 में पथराव की घटनाएं 1767 थी, जो 5 साल में अब 0 हो गई हैं, और 2018 में संगठित बंद 52 थे, वो भी 0 हो गए हैं। विजय जी, वहां कहा जाता था कि 370 हटा दिया तो जम्मू कश्मीर में कोई तिरंगा उठाने वाला नहीं मिलेगा। ये कहा जाता था कि खून की नदियां बह जाएंगी। एक श्रीमान जी ने कहा कि नरेंद्र मोदी 10 बार भी अगर प्रधानमंत्री बने तो 370 को हाथ नहीं लगा सकते। आज जो बदलाव हुए हैं और जो जानकारी सुप्रीम कोर्ट को एसजी के द्वारा दी गई है, और एक टिप्पणी तो सीजेआई की भी मैं अंडरलाइन करके आपसे सवाल पूछूंगा। उन्होंने कहा था कि ये 35A ने तो नागरिकों के अधिकार ही छीन लिए। तो सुप्रीम कोर्ट का जो ओवरऑल रुख है इस पूरी जानकारियां मिलने के बाद, क्या हम इस नतीजे पर पहुंचे कि ये जो 23 याचिकाएं लगाई गई थी, इनके प्रयास जो हैं विफल होने वाले हैं? सर देखिए, जहां तक बात है कोर्ट क्या निर्णय लेगा हम उस पर स्पेकुलेशन नहीं करेंगे, लेकिन जो सवाल आपने उठाए मैं उनके जवाब देना चाहूंगा। सबसे पहले तो आपने कहा कि साहब कोई तिरंगा उठाने वाला नहीं रहेगा। सर यही तो गीदड़ भपकियां दे दे के इन्होंने आज तक राज किया। इलेक्शन रिगिंग क्यों किया गया? राजीव गांधी को क्या डराया गया था कि अगर देखिए मैं अगर नहीं बना, फारूक अब्दुल्ला साहब का क्या स्टेटमेंट था जो वहां की जनता बोलती है कि फारूक अब्दुल्ला साहब ने राजीव गांधी को यही तो कहा था कि अगर मैं मुख्यमंत्री नहीं मिला तो जम्मू कश्मीर आपके हाथ से चला जाएगा। यही तो कीदड़ भपकियां दे दे के इन्होंने गुजारा किया पूरी जिंदगी। आज फारूक अब्दुल्ला साहब इस बात को क्यों नहीं मानते कि इलेक्शन रिगिंग में उनका रोल था? ये कहते हैं आपको सच्चाई नहीं पता। आप इस तरह के कई पत्रकारों ने जानने की कोशिश करी है उनसे, लेकिन जब इनसे सवाल पूछा जाता है तो ये भड़क जाते हैं। आपको पता नहीं है तो आप इस तरह के सवाल मत किया कीजिए। अरे भैया नहीं पता, बताओ ना सच क्या था। हम तो आपसे क्रॉस वेरिफिकेशन कर रहे हैं क्योंकि हमें तो बताया गया है कि आप रिस्पॉन्सिबल थे, यू वर द किंग पिन ऑफ द गेम, लेकिन वो नहीं मानेंगे। पहली बात। रही बात कि सर देखिए, बगैर जो सत्ता में होता है ना, बगैर उसके संरक्षण के, समर्थन के कोई अराजकता होती नहीं है। इस बात को आपको मानना होगा। तो वहां होता क्या था, एक बड़ा इंटरेस्टिंग खेल हो गया था। आतंकवाद को बनाए रखना एक धंधा चल गया था। होता क्या था, जितने सरकारी अधिकारी थे सबको तनख्वाहें मिल रही थी, सब बिजनेस कर रहे थे।
किसी ने दुकान खोली हुई थी, कोई टूरिज्म का काम कर रहा था, कोई दुकानें खोल बैठा था, कोई होटल खोल बैठा था। एक तो तनख्वाह आ रही थी, दूसरा सेकेंडरी अपने काम हो रहे थे, रोजी रोटी चल रही थी। अगर आप जम्मू एंड कश्मीर को पीसफुल स्टेट डिक्लेयर कर देते तो सबको नौकरी पे जाना पड़ता, काम धंधे बंद करने पड़ते। ये कोई चाहता नहीं था। तो इसीलिए जम्मू कश्मीर को डिस्टर्ब स्टेट बनाए रखने में सबका फायदा था और यही चल रहा था। केंद्र से पैसे आते थे, डिफेंस की जिम्मेवारी केंद्र सरकार की थी और सबकी तनख्वाहें सरकार दे रही थी, तो सब अपना घर में मजे से बैठे थे और अपने अपने काम धंधे कर रहे थे, तनख्वाहें आ रही थी, पेंशन मिल रही थी सबको बगैर काम के। और क्या चाहिए सर उनको? और पत्थर कहां मारा जा रहा है? पत्थर एक किसी कोने में गली के अंदर आपने एक पुलिस वैन पे 4-5 पत्थर मार दिए, उसको टीवी ने कैप्चर कर दिया। देखिए, जितने भी आपको पत्थर मारने के सीन दिखते थे, अगर वो ध्यान से देखे तो वो पूरा स्ट्रेच 100-200 मीटर होता था और ऐसे मोहल्ले फिक्स थे जहां पत्थरबाजी होगी। जब आप जम्मू कश्मीर में आज श्रीनगर से आप निकलते थे, टैक्सी वालों से अगर आप बात करते थे तो वो कहते थे सर यहाँ पे पत्थरबाजी होती है, वहां होती है। सबको पता था, वो लोकेशन फिक्स थे। और पत्थरबाजी किसी लोकल आदमी पे नहीं होती थी। देखिए इंटरेस्टिंग चीज, वो किसी टूरिस्ट को पत्थर नहीं मारते थे। ये कलाकारी चीज हुई थी। उन्होंने कभी किसी टूरिस्ट को पत्थर नहीं मारा। उनको पता था कि जिस दिन टूरिस्ट को पत्थर मारेंगे, टूरिस्ट नहीं आएगा, आमदनी रुक जाएगी। तो दिमाग में उनके कमाई थी कि हमें टूरिस्टों को बुलाना है और उनसे कमाई करनी है, लेकिन दुनिया को यह बताना है कि यह डिस्टर्ब्ड स्टेट है, इसलिए सिर्फ फौज के ऊपर पत्थर मारने हैं, पुलिस पे पत्थर मारने हैं। और कैमरामैन, वहां जो पत्रकार होते थे, वो फोटो खींच के छाप देते थे जम्मू कश्मीर में पत्थरबाजी, चाहे वो एक ही घटना हुई हो 15 मिनट की, उससे फिर 4 महीने के लिए आपका डिस्टर्ब्ड स्टेटस एक्सटेंड हो जाता था। तो आप 15 मिनट पत्थर मारिए और 1 साल भारत सरकार से पैसे वसूल करते रहिए। ये ब्लैकमेलिंग चल रही थी। तो ये सब सुनियोजित था और बकायदा पत्थर मारने वालों को पैसे मिलते थे। कोई पागल तो नहीं है घर से निकल के आएगा पत्थर मारना शुरू कर देगा। हर पत्थरबाज को 300 से 500 रुपए रोज के मिलते थे, रेट फिक्स था। आप किसी से पूछ लीजिए वहां पे। तो कहने का मतलब ये है सर कि ये अपने आप में एक अराजकता फैलाने की इंडस्ट्री थी। जो वहां पे सत्ता में लोग थे, जिनको डिस्टर्ब स्टेट घोषित होने से फायदा होता था, वो सब इस धंधे में शामिल थे। और जिसे कहते हैं कि भाई अंधा बांटे रेवड़ी की, घूम घूम के खाओ। तो जो कोई स्टेट गवर्नमेंट कहती थी, सेंट्रल गवर्नमेंट उसको कहानी सुनाने के बाद वो अपना कहते थे ठीक है सर कैरी ऑन। वो लोग मजे करते थे, यहाँ वाले मजे करते थे, हिंदुस्तान की फौज बदनाम होती थी और वहां के लोग बैठ के हिंदुस्तान के टैक्स पेयर के पैसे पे मजे करते थे। ये चल रहा था पिछले 70 साल से। और क्या हो रहा था? जम्मू कश्मीर बदल रहा है, बहुत तेज गति से बदल रहा है। पाकिस्तान की साजिशें अब पूरी तरीके से नाकाम साबित हो रही हैं। अलगाववादी अपने घरों में घुस गए हैं या जेलों में बंद पड़े हैं। पाक परस्तों पर हर तरीके से नकेल कसी जा रही है और जम्मू कश्मीर विकास के रास्ते पर अग्रसर हो गया है। दूसरे विषय पर आते हैं विजय जी।